molecular attraction. Correct? सर मेरे Yes. नाम से फिर से कोई आ गया, आप उसे हटा देंगे? थैंक यू सर। हमने हटाया नहीं, वो खुद लीव कर गया। ठीक है सर। ओके, तो हाँ, क्या बात कर रहे थे? सॉलिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो सॉलिड स्टेट, यू नो, डेंसिटी बहुत हाई होती है सॉलिड्स की, करेक्ट? Yes, sir. अब हाई डेंसिटी क्यों होती है? मतलब जो सॉलिड जिस भी चीज से बना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, उनकी पैकिंग बहुत ऑर्डर्ड वे, मतलब मिनिमम वॉल्यूम में उनको पैक किया जा रहा है ना, तभी तो डेंसिटी हाई मिलेगी, करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब बहुत कम वॉल्यूम में अगर पैक करना है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, बताओ? मिनिमम स्पेस ले हर एक मॉलिक्यूल। हाँ, मिनिमम स्पेस में पैकिंग करनी है तो कैसे करनी पड़ेगी? मिनिमम स्पेस में पैकिंग क्लोज होनी पड़ेगी, सारे मॉलिक्यूल्स को क्लोज होना पड़ेगा। मिनिमम स्पेस की पैकिंग के लिए we will need a ordered packing, correct? Yes, sir. हाँ सर। Yes. अगर हम लोगों ने रैंडमली बस मॉलिक्यूल्स रखे तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी, तब बीच में बहुत सारे गैप छूट जाएंगे। ओके, तो if Okay, sir. we want minimum volume packing, then the packing should be ordered. रैंडम पैकिंग से हमें बहुत बीच में गैप्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए सॉलिड्स में पैकिंग हमेशा ऑर्डर्ड होती है। तो ये हम लोगों ने देखो पहला डिफरेंस लिखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पैकिंग जो है that will be ordered in short range as well as in long range. Okay, मतलब क्या है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज? तो मान लो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक एटम है, ओके, एक सॉलिड में, थोड़ी दूर बाद दूसरा एटम है, मान लो डिस्टेंस ए के बाद, फिर सेम डिस्टेंस ए के बाद तीसरा एटम, करेक्ट? तो ये रिपीटिशन डिस्टेंस सेम होना पड़ेगा ना, तभी पैकिंग ऑर्डर्ड है। हाँ सर। Yes, sir. और इसी तरह मान लो वाई एक्सिस में डिस्टेंस बी के बाद एक एटम है, तो if I see these 12 molecules या atoms, if I see these 12 constituents, is there a order in packing? Yes, sir. Yes. तो ये 12 जब देख रहे हैं तो we are observing a order in packing. So what we will say, this is ordered packing in short range. Okay? क्योंकि Yes. सिर्फ इन 12 के लिए हम ये देख रहे हैं, बट अगर इस पूरे क्रिस्टल में, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी हम ऐसे 12 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप लें और हमें ऐसा ही ऑर्डर मिले, तो व्हाट वी विल से दैट दिस इज ऑर्डर इन Long range. लॉन्ग रेंज, करेक्ट? समझ में आया शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर?
Yes, sir. अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा? अमॉर्फस सॉलिड में हो सकता है 12 मॉलिक्यूल इस तरह ऑर्डर्ड हो, लेकिन अगले 12 अगर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें हो सकता है रिपीटिशन डिस्टेंस सी और डी हो जाए, बदल जाए। तो वो 12 आपस में ऑर्डर्ड है, ये 12 आपस में ऑर्डर्ड है, बट ये 12 उन 12 के साथ ऑर्डर में नहीं करेक्ट। नहीं है। तो हाँ सर। सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज दोनों ऑर्डर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये पहला डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स का। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या लिखा है हम लोगों ने? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ वेल डिफाइंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तुम बहुत एक्यूरेसी से अप टिल 1/10 ऑफ अ डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है? यस सर। मतलब जैसे सपोज NaCl, तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट वी कैन फाइंड up till accuracy of 1/10 of a centigrade. Okay, so they have a very sharp, very well defined. करेक्ट। तो NaCl के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कि भाई NaCl का मेल्टिंग पॉइंट
Okay, so what we were discussing? Sir, every point you were discussing of those 4 point difference. Yes, yes. So we were saying that crystalline solids have a well-defined sharp melting point, correct? But amorphous solids do not have a well-defined sharp melting point. Sir, annotate का option Sir, है वो off कर दो. annotate ऑफ. सर आप एक बार लार्ज रेंज वाले का रिपीट कर सकते हो कि आपने लार्ज रेंज के बारे में क्या बोला? तो अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, करेक्ट? एक फिक्स्ड एक शार्प टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है ग्लास, करेक्ट? यस और नो? ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड। तो ग्लास के लिए मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। जैसे ऐसे बोला गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास इज 230 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट? तो एक वेल डिफाइंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ना ये। यस सर. समझ में आया डिफरेंस यस सर. क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स में? तो सर एक ही टाइप ऑफ ग्लास के लिए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या? एक सिंगल टाइप ऑफ ग्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? यस यस। ओके सर। सर पर आपने लिखा सर अमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो करते सर, ग्लास कैसे फ्लो करता है? वहां तक चल रहे हैं, अभी एक एक पॉइंट करके चले ना। ठीक है सर। सो पर इसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? मीन लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए वेल डिफाइंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो सॉलिड के सब कॉन्स्टिट्यूएंट को दूर दूर करना है ना। हाँ सर. हाँ सर। और वो तो इस पे ही डिपेंड करेगा कि क्या अट्रैक्शन फोर्सेस है बीच में उनके, करेक्ट? यस सर। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? Distance between two particles. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ओके, यस और नो? यस सर। Yes sir. यस सर. ओके, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में अभी हम लोगों ने देखा कि पूरे क्रिस्टल में, पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीटिशन डिस्टेंसेस आर सेम, करेक्ट? यस सर. यस सर। Yes sir. अगर रिपीटिशन डिस्टेंस सेम है तो हर जगह वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, करेक्ट? So they have a very well defined sharp melting point. Okay? ओके सर। यस सर। But amorphous solid में क्या वो distance same है? नो सर। तो amorphous अच्छा एक मिनट, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं एक amorphous solid, एक crystalline solid है X, इसका melting point है let's say 1108.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक अमॉर्फस सॉलिड है Y, इसका मेल्टिंग पॉइंट है let's say 230 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम्हें ये इंफॉर्मेशन लिखी मिलती है बुक में, ठीक है? अब सपोज तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, तो मान लो तुमने एक डिश में एक वाई का पीस लिया, ठीक है, और इसको हीट करना शुरू किया।
किस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट होगी? बताओ। 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे 230 पे। और हाँ एंड सर कब होगी मेल्टिंग? 250 250 के ऊपर जाएगा तब 250 के ऊपर। तो बीच में भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। सोच के आंसर दो इसका। तो जैसे टाइप के 230 components होंगे उसके अंदर उस पर डिपेंड करेगा। हाँ? तो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया पहले ए बी का डिस्टेंस और दूसरे वाले में पार्ट में सी डी का डिस्टेंस, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उस पर डिपेंड करेगा स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ मेल्टिंग। अरे तो कोई वैल्यूज का आइडिया तो दे सकते हैं कि भाई इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी, इसके बीच। 230 और 250 के दोनों के बीच होगा। 250 के स्टार्ट का 230 250 और एंड का 250। तो 250 से ज्यादा नहीं होगा एंड ऑफ मेल्टिंग। एंड 250 से कम ही रहेगा, करेक्ट? हाँ यस और स्टार्ट 230 से ज्यादा 230 से ज्यादा। 230 से ज्यादा। उल्टा से ज्यादा, करेक्ट? यस सर ये कह रहे हो? यस सर। मतलब 2 पे स्टार्ट हो सकता है। हाँ हाँ सर और एंड कब होगा? अब अगर 234 पे स्टार्ट हुआ तो एंड कब होगा? सर 234 ही होना चाहिए। 234 234 पे ही एंड हुआ। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ इसका? तो फिर सर शार्प थोड़ी होगा इतना कि 234 और 234 पे ही खत्म हो जाए। ये अभी तुमने कहा ना स्टार्ट 234 पे हुआ मान लो, तो एंड भी 234 पे हुआ, तो कैसे? हैं? सर एंड 234 पे कैसे होगा? एंड कितने पे कराना है? 234 से ज्यादा ही पॉइंट है ना ना। उस पर टेम्परेचर कौन एंड 244 पे करा ले। वैसे कैसे 240? हाँ सर मतलब वो सर थोड़ा 250 के ज्यादा सॉलिड नजदीक कोई होगा। टेम्परेचर पे मेल्ट तो होगा वही और टेम्परेचर पे उससे हाँ कोई बड़ा भी हो अगर ये कह रहे हो तो भाई मैं फिर इस पीस का मेल्टिंग पॉइंट क्या कहूंगा? वो भी 234। 234। तो फिर इस रेंज का क्या मतलब हुआ? ये सर अभी आपने बोला ना सेम टाइप की चीज पे डिफरेंट हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ वो तो समझाओ। सर बट अगर 234 पे ही एंड हो रहा है तो फिर वो तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना सर। यही मैं समझना चाह रहा हूँ ना। 234 पे स्टार्ट हुआ, 234 पे एंड हुआ, तो फिर क्या इसको हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहेंगे? नहीं सर, आप वो तो एक्सपेरिमेंटली देख रहे हो ना, आपको पहले से पता नहीं। अज्यूम कर रहे हैं ना सर हम। एक्सपेरिमेंट की जो चीज मिलेगी वही तो फैक्ट है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना, क्या मिलेगा? ये एक्सपेरिमेंट किया। 230 और 250 के दोनों के बीच होगा। स्टार्टिंग 230 के अराउंड के बाद होगा और एंड 250 के पहले होगा। तो क्या एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता। क्या स्टार्ट और एंड सेम होंगे कि उनमें कुछ डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा। भाई ये होना नहीं होगा। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए तो होना तो चाहिए डिफरेंस। सर अगर y के लिए हम इतनी रेंज दे रहे हैं तो मतलब y को हीट करने पे रेंज आनी चाहिए फिर तो ना। डिफरेंस कितने लोग को लग रहा है नहीं होगा स्टार्ट और एंड के टेम्परेचर में? क्यों नहीं होगा मंथन? सर क्योंकि हमने मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन ही वैसे किया था। वेरी गुड भैया। अगर तुमने स्टार्ट और एंड का टेम्परेचर अलग कर दिया ना, तो तुमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट कर दिया।
थर्मो में पढ़ा है, जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, करेक्ट? यस यस सर। हाँ Yes, सर, अगर ये 234 पे स्टार्ट हुआ तो एंड भी 234 पे ही होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। देखो ये इसलिए मैं समझाना चाह रहा था, ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट और रेंज का मतलब क्या है। मैंने एक्स लिया, किस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा ये एक्स? 1108.6। यस सर। मैंने एक्स के इस तरह के 10 पीस लिए, कुछ छोटे कुछ बड़े, हर पीस इसी एग्जैक्ट टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, समझे? लेकिन वाई के अलग अलग पीसेस, ये हो सकता है 234 पे मेल्ट करे, ये 241 पे करे, कोई और पीस 231 पे करे, तो वाई के अलग अलग पीसेस अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे। ओके, इसलिए ये रेंज दी गई है कि तुमने कोई भी वाई का पीस लिया है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर इस रेंज के बीच कहीं आएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो कोई भी पीस लूं मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, रिपीटिशन डिस्टेंस हमेशा सेम होंगे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, करेक्ट? यस सर। तो NaCl में 10 अलग अलग क्रिस्टल ले लूं, हर एक में सोडियम और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, तो हर एक पीस का मेल्टिंग टेम्परेचर विल बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है? लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में एक ही पीस में थोड़े थोड़े ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद रिपीटिशन डिस्टेंस बदलता है, करेक्ट? yes, sir. तो अमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? जो तुमने पीस लिया हुआ है उसमें एवरेज रिपीटिशन डिस्टेंस क्या है, करेक्ट? और ये एवरेज रिपीटिशन डिस्टेंस अलग अलग पीसेस का अलग अलग हो सकता है। ओके, Yes, sir. इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल शो अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, but amorphous solids will not show a sharp melting point. They melt in a range of temperature. Okay. थर्ड डिफरेंस पे आते हैं। थर्ड डिफरेंस लिखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक, whereas amorphous solids are Isotropic. आइसोट्रोपिक। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोट्रोपिक का मतलब, अगर तुम उस सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन से सेम आए, मतलब तुम प्रॉपर्टी को अलोंग लेंथ मेजर करो, अलोंग ब्रेथ मेजर करो, अलोंग हाइट मेजर करो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आए, then we say that it is a isotropic system. So property has same value from all directions, तब इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। और अगर प्रॉपर्टी की अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग वैल्यू है, has different value, from different direction, then we call it as anisotropic. ठीक है?
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो भाई हर डायरेक्शन के रिपीटिशन डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे और वही पूरे क्रिस्टल में रिपीटेड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो अलग अलग डायरेक्शन से हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी and hence we will see a anisotropic nature. But amorphous solid में तो repetition distances are changing after small intervals. Okay. So amorphous solid में तो हर property will depend on, each property will depend on average repetition distance, and average of a piece from all directions will be same. And hence we will see a isotropic nature in amorphous solid. Okay. Now last difference was regarding fluidity. Crystalline solids do not flow, but amorphous solids flow, and this we can actually experimentally verify also. Like for example, glass is an example of amorphous solid, correct? sir. So if you observe any old 10-20 years old glass fitted in a window, and you take a vernier or a screw gauge and you measure the thickness of that glass pane at bottom and the thickness of glass pane at top, you will find that thickness at bottom is more than top. And the reason is that glass was continuously flowing under action of gravity from top to bottom. The flow rate is very slow. Any considerable difference will come in several years, but there is a flow rate. Okay. So amorphous solids can flow, और यही एक फ्लूइडिटी की डिफरेंस तो सॉलिड्स को फ्लूइड से अलग करता है, करेक्ट? Solids cannot flow, fluids can flow, और fluids में ही हम बाकी states of matter रखते हैं, that is liquid and gases. So if amorphous solids can flow, actually they are not solids. They are not solids in true sense, correct? Yes, sir. Yes, sir. और देखो इसको भी थोड़ा समझो. We have written they are super cooled liquids. You know glass is a amorphous solid, correct? Yes, sir. And rock is a crystalline solid. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Chemical composition of glass and rock is same. Both are SiO2. So chemical composition same है और properties में इतना बड़ा difference. So what you should understand कि अगर मेरे पास molten SiO2 है, correct? और अब इसको सॉलिड बनाने के लिए मुझे इसको कूल करना है, फ्रीज करना है, करेक्ट? हाँ। अगर ये कूलिंग प्रोसेस में बहुत जल्दी कर, वेरी फास्ट, तो क्या होगा भाई? सॉलिड बनने के लिए इसको रेगुलर अरेंजमेंट में आना है SiO2 मॉलिक्यूल्स को, करेक्ट? यस। मैंने इतना फास्ट कर दिया कि मैंने टाइम ही नहीं दिया उन सबको अरेंज होने का, तो भाई जो जहां था उसको वहीं पे फ्रीज होना पड़ गया, इसलिए पैकिंग ऑर्डर नहीं मिली और एक अमॉर्फस सॉलिड मिल गया। तो मोल्टेन SiO2 को तुम बहुत जल्दी एकदम से सॉलिड बना दो, बहुत जल्दी फ्रीज कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ग्लास। ग्लास। लेकिन उसी मोल्टेन SiO2 को तुम स्लोली फ्रीज करो, टाइम दो,
so that constituents can properly arrange. तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा which is a crystalline solid. और ये सब केसेस में देख सकते हो, जैसे वाटर को हम स्लोली फ्रीज करें तो क्या मिलता है? आइस, which is a crystalline solid. वाटर को सडनली फ्रीज कर दें बहुत फास्ट, then we get snow, which is a amorphous solid. Correct? So amorphous solid is actually a solid made by very fast process of freezing of liquid. Okay? तो बस लिक्विड को सडनली कूल कर दिया है. तो it is also called as super cooled liquid because it is not solid in true sense. क्योंकि solid की हमारी basic definition थी state of matter which cannot flow. Okay. So now let's discuss what are various types of crystalline solid. तो इस चैप्टर में एक छोटा सा डाउट था सर, ये जो हम आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं तो वो कंपाउंड को बोला जाएगा या वो प्रॉपर्टी को बोला जाएगा? कंपाउंड को बोला जाएगा. सर हाँ सर एक डाउट था सर, वो जो आपने शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज बताया था फर्स्ट पॉइंट पे, तो उसमें वो लॉन्ग रेंज मतलब कितना लॉन्ग होना चाहिए, मतलब जो क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल. अच्छा ओके सर. I didn't understand why crystalline solids are anisotropic, sir. Could you repeat the reason again? अलग अलग डायरेक्शन में रिपीटिशन डिस्टेंस अलग अलग है. So crystalline solids. हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्स एक्सिस में अलग होगा, वाई एक्सिस में अलग होगा. तो Oh, अलग. I see. Okay, yes, sir. तो पहली कैटेगरी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कोवेलेंट सॉलिड्स. ओके. कोवेलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. ओके. फोर्सेस क्या लगते हैं? क्या फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूएंट को होल्ड करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. ओके. एग्जाम्पल इसका डायमंड. मेल्टिंग पॉइंट्स कोवेलेंट सॉलिड के वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके. हार्डनेस वेरी हाई. दूसरी कैटेगरी हो सकती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? आयन. कौन से फोर्सेस होल्ड करते हैं? आयन. एग्जाम्पल NaCl, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड. थर्ड कैटेगरी हो सकती है मेटालिक सॉलिड. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसमें? मेटल कैटायंस. कौन से फोर्सेस होल्ड करते हैं? मेटालिक बॉन्ड. एग्जाम्पल आयरन. ओके. moderate melting point, soft to moderately hard.
And last category is molecular solid. Constituents are molecules. Forces that hold together are van der Waals forces. Some cases there can be hydrogen bonding. Example, ice, sugar, low melting point, soft. Note करो. So covalent solids are different from covalent compounds, right? Yes. हो गया नोट? यस हाँ सर. सर. चलो. Yes, sir. तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बेसिक फीचर से स्टार्ट करते हैं.
तो सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होगा सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। तो इस रेगुलर अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। द रेगुलर 3-dimensional arrangement of constituents in a crystalline solid is called as crystal lattice. Okay? The structure whose repetition in all 3 directions gives the lattice is called as unit cell. ठीक है? Yes, sir. चलो नोट करो। हो गया? Yes, sir. तो मान लो अगर हम एक हाइपोथेटिकल 1-dimensional लैटिस की बात करें, हाइपोथेटिकल 1-dimensional लैटिस की बात करें, तो 1 डायमेंशन मतलब एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अरेंज है, करेक्ट? यस सर। तो हमें कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी इस लैटिस को डिफाइन करने के लिए? एक, करेक्ट? हमें बस एक डायरेक्शन का रिपीटिशन डिस्टेंस चाहिए, एक, करेक्ट? Yes, sir. 2-डायमेंशनल लैटिस है तो कितने पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे? 2 सर। ये रिपीटिशन डिस्टेंस एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में रिपीटिशन डिस्टेंस और इन दो रिपीटिशन डायरेक्शंस के बीच का एंगल, 3 पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। Yes. तो अब सिमिलरली एक्चुअल लैटिस तो हमेशा 3-डायमेंशनल होगी। 3-डायमेंशनल लैटिस के लिए कितने पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे? 6। तो ये लिखते हैं टू कंप्लीटली स्पेसिफाई a 3-dimensional lattice
we need to specify six parameters. Repetition, distance in three direction, जिनको हम कहेंगे A, B, C and the interfacial angles, जिनको हम कहेंगे अल्फा, बीटा, गामा. आपने वो क्या लिखा है? इंटर फेशियल एंगल्स. ओके सर आपने एंगल्स के पहले क्या लिखा है? 3? ओके सर, थैंक यू. सर जो आपने डायग्राम शो किया है वो यूनिट सेल से राइट? नहीं, यूनिट सेल कहाँ ड्रॉ किया? ये तो सब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ना. सर सर मुझे वो यूनिट सेल्स का डेफिनेशन नहीं समझा ठीक से. भाई लैटिस का एग्जाम्पल क्या है? इमेजिन करो, लैटिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो देख सकता है इज अ वॉल. करेक्ट? हाउ इज वॉल मेड? हाउ इज वॉल मेड? Wall is made by repetition of bricks. Yes. Yes sir. One brick is one unit cell, and the whole wall is lattice. Okay sir. So तो इन 6 पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज होती हैं? अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव 7 crystal lattice systems. Cubic, tetragonal, orthorhombic, triclinic, monoclinic, hexagonal,
and trigonal. Correct? So these are the 7 crystal lattice systems we have. क्यूबिक सिस्टम्स में क्या होगा? तीनों रिपीटिशन डिस्टेंसेस बराबर, करेक्ट, और तीनों इंटरफेशियल एंगल्स 90 डिग्री। तो मतलब इसका यूनिट सेल किस शेप का दिखेगा? क्यूब। टेट्रागोनल क्यूबॉइड है, स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड, 2 रिपीटिशन डिस्टेंसेस सेम, करेक्ट। ऑर्थोरोम्बिक इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। आर दीज पैरामीटर्स क्लियर? बोला आपने वो बेस का क्या बोला आपने, टेट्रागोनल के बेस का? Yes. So we were making that table. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The network is showing too much problem again and again. I'm getting disconnected. सर हाँ बोलो। सर वो टेट्रागोनल के बेस का क्या बोला था आपने?
हेक्सागोनल में दो साइड बराबर है ना, हाँ तो स्क्वायर एक साइड एक फेस स्क्वायर बनेगा। यस सर। ओके स्क्वायर बेस का क्यूबॉइड है। ओके सर। कहाँ तक ये किया था हम लोगों ने? सर ऑर्थोरोम्बिक तो रोम्बिक तक पहुंचे। तो रोम्बिक तक हो गया। ट्राइक्लिनिक से लिखने का। ठीक है, तो सारे ही लिखने को। सर सारे ही लिखना है। यस सर सारे। नोट कर लो ये, सॉरी ऑल 7। सर ये सब याद रखने क्या? बिल्कुल। ओके। सर ये SBF और क्या है? लिख लो, अभी समझाऊंगा। हो गया? नोट हो गया ये? वेट सर। एक मिनट सर।
So there are 7 crystal lattice systems. ये clear है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, आपको SPF से what did you mean to say? आगे देखो. तो हर क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में there can be 4 possible types of lattices. Okay. पहली होती है सिंपल लैटिस. सिंपल लैटिस का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहां पे होंगे? केवल कॉर्नर्स पे, यूनिट सेल पे. जैसे हम क्यूबिक लैटिस सिस्टम में, तो क्यूबिक लैटिस सिस्टम का यूनिट सेल क्या होगा? क्यूबिक लैटिस सिस्टम का यूनिट सेल एक क्यूब होगा. तो अब क्यूबिक लैटिस सिस्टम में पहली लैटिस हो सकती है सिंपल लैटिस. तो उसमें इस क्यूब के केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे. तो इसको अब हम इस लैटिस को क्या कहेंगे? सिंपल लैटिस. इसको हम कहेंगे सिंपल लैटिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, या इसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक. ठीक है. यस सर. इसी तरह दूसरा हो सकता है फेस सेंटर्ड लैटिस. तो इसमें कहाँ होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स? एट कॉर्नर्स एंड एट फेस सेंटर्स. तो सारे कॉर्नर पे और सारे फेस सेंटर पे एटम होगा. तो अब सेम अगर क्यूबिक लैटिस सिस्टम का मैं एग्जांपल लूं, तो अब एटम्स कहां कहां होंगे? एट ऑल 8 कॉर्नर्स. करेक्ट. हाँ सर. +1 it is. एंड Faces. फेसेस. फेस सेंटर्स. 6 फेसेस है ना क्यूब के. यस. हाँ. तो एट 6 फेस सेंटर्स. तो इसको अब हम क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक. क्लियर है? यस. हाँ सर समझा. सिमिलरली थर्ड क्या होती है? सर एक बार प्रीवियस पे. सर एक मिनट सर. सर इसके प्रीवियस वाला बता दो ना. थैंक यू सर. सर ग्रुप पे स्क्रीनशॉट आ गया. थर्ड वाला होता है बॉडी सेंटर.
बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा है? सर ये सब प्लस क्यूब के सेंटर में भी एक होगा। हाँ, एट कॉर्नर्स और क्यूब के सेंटर में प्लस एट बॉडी सेंटर, मतलब यूनिट सेल के सेंटर। तो क्यूबिक एग्जाम्पल ही ले, क्यूबिक लैटिस। तो क्यूब के 8 कॉर्नर पे और क्यूब के सेंटर में, करेक्ट। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और फोर्थ होता है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी एंड फेस सेंटर्ड लैटिस। तो इसमें कहा होगा एट कॉर्नर्स एंड एट सेंटर्स ऑफ एंड फेसेस, करेक्ट। तो 8 कॉर्नर पे और 2 ऑपोजिट एंड फेसेस के सेंटर, ठीक है। सर तो 2 कोई भी हो सकते हैं ना? हाँ, क्यूब में ऊपर नीचे बराबर है, क्यूब में सारे 6 बराबर है, तो कोई भी 2 हो सकते हैं। ओके सर। तो इसको क्या कहेंगे? एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो वेट सर, तो हाँ सर। कितनी लैटिसेस हो गई? 4 अरे यार, 7 11 28 7 सिस्टम है और हर एक की 4 पॉसिबल लैटिसेस है। 28 लैटिसेस। हाँ वैसे 28 सर। 28 हो गए, करेक्ट। हाँ सर। यस सर। 28 पॉसिबल लैटिसेस है, बट नेचर में हमें इन 28 में से सिर्फ 14 एग्जिस्ट करती हुई मिलती है, ओके। यस सर। और वो 14 मैंने इस पेज पे लिखी थी। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या क्या मिलता है? सिंपल क्यूब मिलेगी, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर मिलती है, फेस सेंटर नहीं मिलती है, करेक्ट। हाँ सर। Sir, can you please repeat? क्यूबिक सिस्टम के लिए हमें 3 लैटिसेस मिलती हैं, ओके। Yes sir. तो एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं मिलती है, ओके। सर तो जो बाकी नहीं मिलती उसके पीछे लाइक कोई रीजन है या फिर वो नहीं मिलती? रीजन है, सर हाँ। सर वो क्यूब के लिए तो 4 है ना सर? अभी हमने वो 4 किए ना टोटल। 4 किए, लेकिन नेचर में चौथा वाला नहीं मिलता है, और जो 4 वो क्यूब के लिए नहीं किए हैं। क्यूब तो उसका बस एक एग्जाम्पल है। ओके, समझा सर।
ये हर सिस्टम में चारों हो सकती हैं, पर एग्जिस्ट जो कर रहे हैं आपने वही लिखे। हाँ ठीक है सर। सर आपको थर्ड और फोर्थ वाले केस का पेज बता सकते हैं? हाँ सर एक मिनट। हो गया। सर आपने एक ट्राइक्लिनिक के लिए लिखा था कि एबीसी वो इक्वल नहीं है और अल्फा बीटा गामा वो भी इक्वल नहीं है, तो वो मतलब शेप कैसा रहेगा, कुछ भी रह सकता है? हो सकता है वो। ठीक है, ओके सर। नोटेड सर। ओके, तो अब अच्छा, 10 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी लैटिस में लेट्स सी द सिमेट्री एलिमेंट। क्या क्या सिमेट्री हो सकती है? वी कैन हैव प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, करेक्ट? Yes. We can have lines of symmetry, correct? Yes. And we can have point of symmetry. तो चलो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। एक क्यूब में कितने प्लेन्स हैं, कितनी लाइंस हैं और कितने पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री हैं, जरा निकालो। डायग्राम बनाना सब लोग।
आंसर्स क्या है? Just 1 minute. हाँ बताओ कितने आ रहे हैं प्लेन्स? 7 सर 6 7 7 प्लेन्स. Lines 6 6 6 और X point 1 तो प्लेन्स 9 नहीं है. प्लेन्स. चलो देखते हैं प्लेन्स कितने. लाइन 7 आ रहा है सर. हाँ सर लाइन 7 है. देखो एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ये कितने होंगे ऐसे? 3. हाँ सर. हाँ 3 हो गए प्लेन्स. यस सर. और ये वाले कितने होंगे? एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है. करेक्ट. ऐसे 2 होंगे. ऐसे 2 है. ऐसे 2 होंगे. ऐसे 4 होंगे. 4 होंगे ना. ओके. 4 ऐसे 6 होंगे तो टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर 9. सर 6 कैसे? देखो थोड़ी देर सोचो. तो 4 तो डायगनली तो 4 हो गए. सर सारे पेयर्स ऑफ फेसेस से डायगोनली काट सकते हैं. यार ये फेस क्यूब की 2 ऑपोजिट साइड्स को कनेक्ट कर रहा है. Yes. हाँ. साइड होती है 12. तो 6 बनेंगे ऐसे. हाँ सर. नोट करो इनको. तो फर्स्ट केस में 3 कैसे? वो 2 आ गई, तीसरा नहीं है. एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो तीसरा कैसे रहेगा? यार कुछ तो कभी मतलब यार एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन, एक एक्स जेड प्लेन. यार तुम्हें पहले वाले में 3 नहीं दिख रहे हैं. यस सर.
ओके, तो प्लेन्स क्लियर है? सर 1 मिनट रुक जाओ ना एक्सेस कौन कौन सी होंगी? सर एक्स वाई जेड 3 हो गए। तो एक तो ये एक्सेस हो गई, ऐसी 3, 4 बॉडी डायगोनल्स। अगली ये हो गई, ऐसी 6, यस हाँ सर। और ऐसी 4। तो टोटल लाइंस ऑफ सिमेट्री 30 और एक पॉइंट। ठीक है, हाँ सर। चलो नोट करो इतना। सर हाँ, देखो पॉइंट तो वही ना जो बीच में हमने लिया था सेंटर ऑफ क्यूब। हाँ सेंटर ऑफ तो नेक्स्ट पे तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ओके ओके सर। ओके सर।